नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका अड़ी में। और आज अड़ी जहां से हो रही है वो है फणीश्वर नाथ रेणु की धरती। मैला आंचल उनकी अमर कृति आपको याद होगी। और साथ ही आज जहां हम मौजूद हैं वहां तीसरी कसम का वो गाना फिल्माया गया था, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। तो यहाँ की जनता को किसका सियासी दामन मैला दिखाई दे रहा है और वोटर्स के मन को किसने मोह लिया है, यही समझने की कोशिश करेंगे पूर्णिया की शानदार जानदार जनता के साथ। आज इस शो को हम यहाँ कर रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। अड़ी में हिस्सा लेने के लिए तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत और आप सब लोगों का बहुत आभार और आपके लिए मेरी तरफ से जोरदार तालियां। पूर्णिया की जनता जनार्दन से मिलवाने के बाद अब आपको मंच पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मिलवा देता हूं। दोनों ही तरफ आप जानते हैं कल पहले दौर का मतदान है और इससे पहले सुगबुगाहट बड़ी तेज है। सेकंड फेज के बारे में भी चर्चा होगी, फर्स्ट फेज के संदर्भ में भी चर्चा होगी कि 121 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन महागठबंधन तो यहां 126 प्रत्याशी उतारे हुए हैं। फ्रेंडली फाइट वाली क्या चीज हो रही है ये भी समझेंगे, लेकिन आज पहले मेहमानों से मिल लीजिए। बिल्कुल मेरे बगल में आपको आलोक राज, डॉक्टर आलोक राज दिखाई दे रहे हैं, जो कि आरजेडी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए यहां मौजूद हैं। कुणाल चौधरी हमारे साथ बीच में मौजूद हैं। कुणाल कुमार चौधरी जेडीयू के नेता हैं, अपनी बात रखने के लिए यहां मौजूद। और आपको अभी दिखाई दे रहे हैं अरुण पुलक राय जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत जल्द हमारे साथ एक कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव भी जुड़ने वाले हैं, उनसे आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन पहले देखिए, आज देव दीपावली है। आप सभी को देव दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन देव दीपावली के दिन राहुल गांधी ने फोड़ा है चुनावी हाइड्रोजन बॉम्ब। क्या कहा है राहुल गांधी ने, जरा देखिए, उसी से चर्चा की शुरुआत करता हूं, वहीं से पर्सपेक्टिव सेट होगा। यहां जरा देखते रहिएगा, स्क्रीन पर आप लोगों के लिए भी मैं प्ले करूंगा। राहुल गांधी ने आज क्या कहा? राहुल गांधी ने आज फोड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब। राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला। हरियाणा की तरह बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी हो रहा है, उन्होंने कहा। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमुई से 5 लोगों को मंच पर बुलाया। जमुई के रहने वाले 5 लोग मंच पर बुलाए गए और जांच में कई वोटर्स के नाम अनजान कारणों से कटे बताए गए। ये राहुल गांधी ने आज अपनी 1 घंटे 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। जब उन्होंने ये सब कहा, नायब सैनी का उन्होंने एक वीडियो भी चलाया और ये कहा कि ये देखिए, उन्होंने कह दिया था हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ये व्यवस्थाएं क्या थी? कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो भारतीय जनता पार्टी करती है और चुनाव जीत जाती है? सवाल यह है कि कांग्रेस का चुनाव दर चुनाव में पार्टिसिपेट भी करना, मन माफिक नतीजे नहीं आने पर यह भी कह देना, यह कितना जायज है कि व्यवस्थाएं ऐसी कौन सी चलाती है भारतीय जनता पार्टी जिनसे जीत जाती है? इस पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल देखिए हरियाणा चुनाव पर राहुल गांधी का दावा क्या है। हरियाणा चुनाव में 25 लाख नकली वोटर्स थे। राहुल गांधी ने कहा भारतीय जनता पार्टी ने 25 लाख वोटर्स की वोट की चोरी की। कांग्रेस हरियाणा में 22,799 वोटों से हारी। राहुल ने यह बताने की कोशिश की कि अगर ये वोट चोरी ना होती तो हम ही सरकार बना रहे थे। और एक वोटर, उन्होंने एम्फेसाइज करके कहा कि एक वोटर तो ऐसा जो 223 बूथों के वोटर लिस्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा था। यह कहा राहुल गांधी ने। बहुत जल्दी से जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है, इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है, यह आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। और राहुल गांधी के इस दावे पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। क्या कहा है सुनिए। राहुल की अक्ल चोरी हो गई है, कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। चुनाव हार रहे हैं इसलिए अभी से ये सब बोलने लगे हैं। पिछले साल हरियाणा में चुनाव हुआ था तो अभी तक कहां थे, इतना इंतजार क्यों कर रहे थे? और ये कहने के साथ साथ राहुल के दावे पर गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया। राहुल झूठ के अलावा कुछ नहीं कहते, कहा गिरिराज सिंह ने
हिम्मत है तो कोर्ट में क्यों नहीं गए थे इन सब गलतियों को, गफलतों को लेकर? अगर उनकी निगाह में ये सब है तो एसआईआर पर 2 महीने से हल्ला मचा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने इस बात को भी अंडरलाइन किया। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने वाकई आज बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है या ये एक चुनावी शिगुफा है? विजेंद्र यादव, जिनका इंतजार हम कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो क्यों ना उन्हीं के साथ चर्चा की शुरुआत की जाए। विजेंद्र जी, आपसे ही सबसे पहले समझना चाहता हूं, लेकिन आपसे समझने से पहले जरा देखिए यहां के लोगों का जोश, देखिए पूर्णिया के लोगों का जोश, और ये तालियां देखिए जिसकी पृष्ठभूमि में आज आप अपनी बात कहने वाले हैं। देखिए देव दीपावली में तालियों के पटाखे यहां फूट रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब जरा बताइए, ये जो बॉम्ब था, ये बॉम्ब था कि फुस्सी बॉम्ब था? देखिए, आप जितनी बात बताए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज तक के इतिहास में अगर कोई ये 11 सालों में कोई विकासात्मक बात किया हो या कोई विकास का चर्चा किया हो। मैं पूछ रहा हूं, खेत आप खलिहान जा रहे हैं शुरुआत में ही? उसी पर मैं आ रहा हूं, इसलिए कि आप कम समय देंगे, हम जानते हैं, इसलिए मैं पहले अपनी बात रख देता हूं। बॉम्ब बताइए कितना शक्तिशाली था ये? भूकंप महसूस किया क्या उसका दुनिया ने? वो कहते हैं मैं बॉम्ब फोड़ूंगा भूकंप आएगा। बम फोड़ूंगा भूकंप आऊंगा, उस पर भी आएंगे। पहले मेरे बात को मतलब दम है नहीं, वरना आप उसी पे जाते पहले। नहीं, हाँ? नहीं, ये सच्चाई जो है, हाँ। वो सच्चाई जान लीजिए। हाँ। बम ये तो बारूद के तरह ऐसा फूटा है ना, हाँ। जो इस बार आपको दिखाई देगा। हाँ। ये इस बम में कितना दम है। इस बॉम्ब में कितना दम है आप सब जानते होंगे। एसआईआर में बूथ लेवल पर जहां पर लिस्ट बनती है, बूथ लेवल पर हर एक पार्टी का अपना एक एजेंट भी होता है जो उस पर निगाह रखता है। क्या इस सब की, ये अगर मान लीजिए कि यहां कहीं पर ये गलतियां हैं, तो वो बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहा था उस पार्टी का जिसको ये गलतियां नजर आ रही थी लेकिन उसने आवाज नहीं उठाई? ये भी मैं समझूंगा। डॉक्टर साहब आपके पास, आपने कहा सर ओपनिंग रिमार्क आपका, आपने महत्वपूर्ण बात, आपके पास आऊंगा ना सर। ओपनिंग रिमार्क ले लिया मैंने, एक बार सबके पास जाने दीजिए। अब जरा डॉक्टर साहब, सबसे पहले फणेश्वरनाथ रेणु की धरती पर न जो टीवी 9 भारतवर्ष है, इनकी पूरी टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद, धन्यवाद सबकी तरफ से, मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने फणेश्वरनाथ रेणु की चर्चा की, तो मैं याद दिला दूं कि जिस तीसरी कसम की आपने चर्चा की है, उसमें 3 कसम, उस फिल्म के जो अभिनेता हैं उसने 3 कसम खाई है। और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में, वो कितने बार कसम खाते हैं और कितने बार पलट जाते हैं, इसको कोई नहीं जानता। तो मैं बता दूं, आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी कसम की कोई अहमियत ही नहीं है, जबकि उस तीसरी कसम फिल्म में, मतलब आपकी निगाह में भी राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई नहीं, अहमियत नहीं है, वरना आपने भी उस पर चर्चा की होती। नहीं, मैं जा रहा हूं उस पर। अच्छा, आप भी लेकिन वाया जा रहे हैं? नहीं, वाया जा रहे हैं। आपको सीधे पूर्णिया आना है, आप कटिहार से ले रहे हैं और फिर आप यहाँ आ रहे हैं। चूंकि सीमांचल में आपने जब बात की शुरुआत की, तो फणेश्वरनाथ रेणु की धरती की बात बोलकर शुरुआत की, इसीलिए लोगों को फणेश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम की याद दिला देनी। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आप कसम खा के कह सकते हैं कि सब कुछ सच्चा है? हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस बात का हम खुलासा किए हैं उसको साबित कर दिखाएंगे। कहां साबित करेंगे? कोर्ट तो जा नहीं रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी से पूछा गया आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, उन्होंने कहा कोर्ट देख ही रहा होगा जो मैं कह रहा हूं। लोकतंत्र के मंदिर में सबसे बड़ा न्यायालय जो है लोकतंत्र का न्यायालय है, और जनता के बीच में जाकर हम खुलासा करेंगे। और लोकतंत्र तो जनता के बीच में मैं भी जाता हूं, जरा जनता के बीच में खड़े होकर अब आपसे बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, जरा जेडीयू का भी मैं रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूं कि आपके यहां तीसरी कसम की बात हो रही थी और नीतीश कुमार हर कसम झूठी खाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो है, आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, माँ पूरन देवी की धरती पे आपकी टीम का इस्तकबाल करते हैं, और यहाँ पर जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबको सबसे पहले दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चर्चा चल रही है, अभी आपने स्क्रीन पे भी दिखाया, चर्चा चल रही है कि इनके जो
गठबंधन के जो केंद्र में नेता है, वोट चोरी का मामला अगर वो चर्चा कर रहे हैं तो क्या वो बताएंगे कि आज वो जो सदन में है वोट चोरी के जरिए सदन में है? क्या वो बताएंगे कि तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वो वोट चोरी के जरिए बनी थी? क्या ये बताएंगे कि जहां भी कांग्रेस के सांसदों की संख्या जो, अरे वो तो कर्नाटक के लिए भी कहते हैं कि सरकार बन गई लेकिन वोट चोरी हुई थी। वही बात जब हम कहते हैं, आपने अभी कहा कि उसमें जो है हर पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो क्या इनके पार्टी में प्रशिक्षण नहीं होता है? क्या इनके पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं जब उनको जहां पे बोलना रहता है अपने मुद्दों को सही से रख नहीं पाते हैं? देखिए अजय आलोक क्या कह रहे हैं। अजय आलोक की ये बाइट आपको जरूर सुनना चाहिए और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूं पुलक साहब के पास। हरियाणा चुनाव हुए 1 साल हो गए, पिछले नवंबर में हुए थे हरियाणा चुनाव। कुंभकर्ण की नींद अभी खुली 2025 में, जबकि कल बिहार की पोलिंग होने वाली है। ये कुछ नहीं था, ये बिहार चुनाव हारने का एक ऑफिशियल इकरारनामा था कि हम बिहार में चुनाव हार गए। अब उसके लिए पहले दीवार खड़ा कर रहे हैं वोट चोरी। अरे दिमाग चोरी हो गया है, दिक्कत ये है, वोट चोरी किसी की नहीं हुई है, दिमाग चोरी हो गया लोगों का, तो क्या कीजिएगा? दिमाग तो कोई दे नहीं सकता है। वोट चोरी नहीं हुआ है, ये दिमाग चोरी हो गया है। और नाच ना आवे तो पहले से आंगन को टेढ़ा बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। इससे पहले कि पुलक जी के पास जाऊं, एक बार देखिए राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, कितने महत्वपूर्ण है वो, उन्होंने क्या क्या कहा है। बहुत जल्दी से फ्लैश कीजिए जरा ये ग्राफिक्स। देखिए राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। हरियाणा चुनाव में 25 लाख नकली वोटर्स का जिक्र किया गया। 25 लाख नकली वोटर कुल वोट का 12.5% है, यह भी उन्होंने बताया। एक महिला ने 10 बूथों पर 22 बार वोट किया, यह उन्होंने कहा। ब्राजील की एक महिला का जिक्र किया, जिसे कुछ लोग फोटोग्राफर और कुछ लोग मॉडल बता रहे हैं कि 22 जगह वो वोटर लिस्ट में शुमार थी। एक महिला की फोटो 223 बूथों पर देखी गई। लिस्ट में 1,24,177 वोटर्स फेक पाए गए। नरेंद्र नाम के वोटर के मकान का नंबर है 0। ये 0 मकान कैसे, कई बार कह चुका है चुनाव आयोग के जिनके पास घर नहीं होता या जो बेघर होते हैं या जो कहीं ऐसी जगह रहते हैं जो अनाधिकृत कॉलोनी है, उनको 0 नंबर दिया जाता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि 0 नंबर है। 93,174 वोटर्स, उनके मकान का नंबर 0 है। वोट चोरी बूथ लेवल पर नहीं बल्कि सेंट्रलाइज्ड है, उन्होंने कहा। हजारों वोटर यूपी और हरियाणा दोनों जगह रजिस्टर्ड हैं। बिहार में भी मतदाता के नाम हटे हैं या बदले गए हैं। वेरिफिकेशन में कई वोटर्स के नाम अनजान कारणों से कटे हैं। एक ही मकान में 100 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड हैं। बीजेपी ने 25 लाख नकली वोटर्स के जरिए वोट चोरी की। राहुल का दावा, कांग्रेस हरियाणा में 22,799 वोटों से हारी है और अगर ये वोट चोरी नहीं होती तो सरकार कांग्रेस की बन जाती है, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा। पुलक जी, वोट चोरी चल रही है सब जगह। भाई साहब, पहले सभी मंचासीनों ने आपका पूर्णिया के पावन धरती पे आप सबों का अभिनंदन किया है। मैं शॉर्टकट में आपका भी अभिनंदन फिर से करता हूं। राहुल जी को इससे पहले पूरा हिंदुस्तान क्या बोलता था, उनका नाम, पेट नेम क्या है, आपको पता है। आज फिर से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच में वो पप्पू ही है। सिद्ध कर दिया उन्होंने। ये चुनाव कितने दिन पहले हुआ है, ये चुनाव कितने दिन पहले हुआ है और आज जो है ये चुनाव होने के बाद और आज इनको नींद आया है, आज ये नींद से जागे हैं और आज इतने दिनों के बाद बोल रहे हैं कि वहां वोट चोरी हो गया। ये जब भी बाहर जाते हैं विदेश घूमने के लिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आप लोगों से कहूंगा अपने हाथ खड़े करके मुझे दिखाइए कि आप जब भी बाहर घूमने के लिए जाते हैं विदेश, तो विदेश में बैठे इनके आका जो हैं, जो विदेश में बैठे इनके आका जो हैं, इनको बुद्धि देते हैं कि तुम जाओ राहुल बाबा और वहां जाके आज ही बम फोड़ दो। जो वहां पर बैठा हिंदुस्तानी का, हिंदू का एक हिंदुस्तान का व्यक्ति उस बम को फुस कर दे। तो क्या आप देव दीपावली पर किसी को छोटा मोटा पटाखा भी नहीं फोड़ने? अरे नहीं, उसको फोड़ने के लिए पूरा पूर्णिया वहां उपस्थित है, फोड़ने के लिए। अच्छा चलिए, आप लोगों की राय भी लेता हूं। देखिए, कांग्रेस का कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस अब है भी नहीं, इसलिए कांग्रेस पे बात करना ही बेकार है। जिस दिन वोट चोरी करना बंद कर जाएगा ना, सब बीजेपी वाला जेल चल जाएगा। एक बार सरकार आएगा ना, ये सब जेल जाएगा। वोट चोरी हो रहा है मतलब? वोट चोरी खुलेआम करता है। सरकार से एक बार हट जाए, टोटल अनभक्त सब जेल चल जाएगा, जितना विधायक है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी ये बीजेपी और जदयू वाले कभी नहीं सोच पाएंगे। उनका जो है वोट चोरी का, यहाँ खास करके हम पहले बिहार का बात कर रहे हैं। बिहार का स्थिति देखिए कि सारे लोग बाहर जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम यहाँ फैक्ट्री कर दिए, ये कर दिए। आपकी निगाह में भी वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल हो रहा है। आप वोट दे रहे हैं कि नहीं इस बार? जी मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। मैं अच्छा, आपका वोट तो चोरी नहीं हुआ? मेरा वोट नहीं, मैं शिक्षित हूँ। मैं ये लोग चाहते हैं अनपढ़ रखने के लिए। वोट चोरी हो रहा है, सीधा बात है।
वोट चोरी हो रहा है ये आप सुन सुन के कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे दौड़ लगा दिया कि वाकई। यार आप बिहार पे चर्चा करने आए हैं, वोट चोरी पे नहीं, पहले बिहार पे चर्चा कीजिए। तो बिहार पे ही तो कह रहे हैं कि बिहार में भी वोट चोरी हो रही है, राहुल गांधी ने कहा भाई साहब, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ तो सही बोल रहा है ना, मिला है तब ना। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो राहुल गांधी ने आज कहा कि 5 अनजान लोगों का नाम कट गया, तो वो साबित कर दे कि वो अनजान कट गया तो वो वोट चोरी कैसे हुआ, ये साबित करके बताए वो कि 5 लोगों का जो नाम अनजान कट गया वो वोट चोरी कैसे हुआ। राहुल गांधी का शिक्षा जो हुआ है ना, उल्टा ग्रहण किए हैं, वो हर चीज उल्टा ही बोलते हैं वो, ठीक है। उनके पास बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं है, और जो भी बोलते हैं उन्होंने बात बोलते हैं। देखिए अभी जो है राहुल गांधी का जो विजन है, राहुल गांधी से बढ़िया नेता भारत में कोई नहीं है। और इस चीज को जान लीजिए, राहुल गांधी से ज्यादा पढ़ा लिखा नरेंद्र मोदी नहीं है। ये वोट चोरी का जहां तक बात होती है तो आप हर एक आदमी को देख लीजिएगा, उन्होंने जनता को दिखाया कि हाँ यहाँ एक एक आदमी का वोट चोरी हुआ। सब जान रहा है कि वोट चोरी। आज देख लीजिए यहाँ पे आप ब्लॉक का स्थिति। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी से अच्छा कोई नेता नहीं है और वोट चोरी हुआ है साहब। इन लोगों को तो विकास पर आरोप लगाना जो है ना प्रथा हो गया है। मैं ये कह रहे हैं, देखिए उधर खम ठोक के कहा जा रहा है कि वोट चोरी हुआ है। उनका खुद का वोट है लेकिन उनको पता चला है कि वोट चोरी हुआ है। अरे भैया कौवा कहा कान ले गया, तो कौवा के पीछे दौड़ेंगे कि कान को देखेंगे? ये क्या कर रहे हैं? ये जो है कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं, कान तो देख लो। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत जो है वो चरितार्थ हो रही है। कल जनता चौक पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय था, उस कार्यालय में इन लोगों ने तोड़फोड़ किया। वो तोड़फोड़ वो कह रहे हैं कि खुद ही करा लिया और हम पे आरोप लगा। अपनी जगह पे बैठे रहिएगा प्लीज, शांति रखिएगा। हाँ। और बीजेपी के जो उम्मीदवार है उसके थोबड़े पर मुखड़े पर अपना थोबड़ा लगा दिया। ये भी क्या वही किया? बीजेपी के उम्मीदवार के चेहरे पर अपना चेहरा लगा दिया कहा जा रहा है और तोड़फोड़ की गई कांग्रेस की तरफ से। तो उधर से कहा जा रहा है कि इन्होंने खुद ही कर लिया और हम पर आरोप लगा। जब वो हारने लगते हैं ना, कभी ईवीएम हैक हो जाता है। जब बिहार हारने लगे ना तो वोट चोरी हो गया। उनका तो यही है धंधा हमेशा। वो पप्पू है और पप्पू ही रहेंगे। वो देश देखिए, एक मैं छोटा सा मुशायरा पेश करूँगा। जब काम ना आ रहा हो कोई भी बनता तो चले आते हैं बिहार की धरती पर राहुल संता और तेजस्वी बनता। और मैं डरने की बात नहीं है, निश्चिंत रहे, 25 से 30 फिर से है मोदी और नीतीश संग बिहार की जनता। ये जो हुई है बात, इधर वालों की कुछ राय, यहाँ से बहुत एग्रेसिवली कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं जरा उनकी बात भी सुन। माइक मेरे पे छोड़ दीजिए। हाँ, आज जो है बिहार पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी के पेपर लीक में जब सभी लोग धरना दे रहे थे तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय है, ये लोग बोलते हैं कि बिहार के युवा योग्य नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसके घर के युवा योग्य नहीं है? मैं एक बार कहता हूँ, जिसने लाठी डंडे चलाए थे यूथ पर, युवा उसका फैसला करेंगे बूथ पर। आप सब भी वोट चोरी पे मत रुकिए। बिहार में वोट चोरी ही नहीं, शिक्षा चोरी, उसका रोजगार चोरी, राशन चोरी, सब है, सब कुछ चोरी हो रहा है। नाले से गैस निकालने वाला आदमी बोलता है कि राहुल गांधी का शिक्षा उल्टा हुआ है। राहुल गांधी गलत है तो बीजेपी का प्रवक्ता उसी तरह से कागज लेकर बैठ के ये लोग एक टीम बनाते हैं और उस टीम को हर डिबेट में लेके जाते हैं। ये जो वोट चोर जो चिल्ला रहे हैं, ये जो वोट चोर चिल्ला रहे हैं, वोट अगर चोरी होता तो हमारे पूरे भारत में जो है ना, हमारे भाजपा की सरकार होता। पूरे भारत में भाजपा की सरकार होता, हमारे पूरे भारत में। तो ये यहाँ पर जनता की तरफ से भी आपने देखा दलीलें और उसका काउंटर भी दिया गया। एक तरफ से कहा गया कि वोट चोरी हो रही होती तो हर जगह वोट चोरी करके अपनी ही सरकार क्यों ना बना लेते। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं कुछ जगहों पे तो ऐसा करना पड़ता है ताकि ये दिखा सके कि हम निष्पक्ष हैं। ये सब बातें जो की जा रही हैं और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि यहां पर बिहार का युवा योग्य क्यों नजर नहीं आता जेडीयू को और भारतीय जनता पार्टी को। पहले जरा ये सवाल लेकर जाता हूं, ये वोट चोरी वाला मामला। देखिए, एक चीज होती है राजनीति में, रियलिटी और परसेप्शन दो चीजें होती हैं। कई बार कहा जाता है परसेप्शन रियलिटी से बड़ा होता है। क्या ये वोट चोरी वाला एक परसेप्शन बना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? ये कुछ मुद्दा है नहीं भैया। ये सिर्फ और सिर्फ जब देख रहे हैं कि मैं हारने के रास्ता पे जा रहा हूं। तो ये लोग कौन है जो कह रहे हैं कि हुआ है? ये कांग्रेसी समर्थन और क्या है? ये महागठबंधन के समर्थक है, पूछिए। वो देखिए महागठबंधन, मैं तो खुल के बोलता हूं, मैं एनडीए का समर्थक हूं। वो लोग खुल के बोले कांग्रेस का है कि नहीं है। मैं खुल के बोलता हूं मैं एनडीए का समर्थक हूं। ये लोग खुल के क्यों नहीं बोलते हैं कि ये महागठबंधन के समर्थक हैं?
ये लोग खुल के बोले कि महागठबंधन के समर्थक है। मैं खुल के बोलता हूं कि मैं एनडीए का समर्थक हूं। आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं परसेप्शन रियलिटी होती है कि देश में अगर कहीं पर यह खबर फैल जाए कि अमुक मूर्ति जो है दूध पी रही है, तो बहुत सारे लोग इस पर यकीन करते हैं कि हाँ दूध पी रहा है। और वही है, मैं कह रहा हूं अगर आपके हिसाब से रियलिटी नहीं है वही कहना है, तो भी क्या लोग इस पर बहुत सारे लोग यकीन कर लेंगे कि ऐसा हो रहा है? यदि इनका वोट चोरी हुआ तो यहां पर आज से कुछ दिन पहले इनके सांसद बने पप्पू यादव, तो क्या ये वोट चोरी करके बन गए? पूछा जाए इनसे, पप्पू यादव, पप्पू यादव ऐसे लेते हैं इसका मतलब मेरा वोट चोरी कर लिया पप्पू यादव, बने हैं, इसीलिए मेरा अब वोट जरा पप्पू जो चोरी कर लिया। दूसरी बार वालों को मैं मौका दूंगा। हाँ, ये पहली बार आप बोल रहे हैं ना, दूसरी बार वालों को मौका दूंगा आगे। हाँ जी, मैं तार्किक और लीगल चीज बोल रहा हूँ। ये वकील साहब हैं आप? जी, मैं वकील साहब। हाँ, ये आपके कपड़े से और इतनी पेनों से लग रहा है। हाँ, तो तार्किक और लीगल, अब बताइए क्या कह रहे हैं? कभी भी ये कानून का सहारा नहीं लिया, जो संविधान का बुक लेकर के हमेशा लोगों को भरमाते रहते हैं पूरे देश भर में, और इनको संविधान की थोड़ी सी भी जानकारी। वैसे इस समय चुनाव प्रचार में संविधान की वो पुस्तक बहुत दिखाई नहीं दे रही है। नहीं दे रही है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जो इनकी जो मानसिकता थी और लोगों में जो भ्रम फैलाना था। लोग यहाँ के अभी साक्षर हैं पूरे भारत देश में, और इन्होंने इनकी अवधारणा। तो आप कह रहे हैं कि वो लोग साक्षर नहीं है क्या जो आपके बगल में उधर बैठे हुए हैं? कर रहा हूं, मैं उनका भी नाम ले रहा हूं। ये भी हमारे 140 करोड़ व्यक्ति में आते हैं और ये भी साक्षर हैं। जहां तक राहुल गांधी का बात है, इनकी पूरी की पूरी आज 60 वर्षों से इस देश के लोगों को एक ही मंशा बनाकर। नहीं, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मैं भाई साहब आप लोगों के पास भी आऊंगा। एक बात कहना चाहता हूं कि दोनों चीजें नहीं होती, कि ये भी कहा जाए कि देखिए इसमें दाल भात में कंकड़ बहुत है और फिर खा भी लिया जाए। अगर दाल भात में कंकड़ है तो छोड़ दो, साथ में खाना भी है, जहां जहां अच्छा गप गप मीठा मीठा और थू कड़वा कड़वा, ऐसा क्यों? ये सवाल आपके पास लेके जा रहा हूं। आप बिहार में आए हैं, बिहार में 60% युवाओं की जनसंख्या है, और युवाओं की बात होना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए, पलायन पर बात हो। तो राहुल गांधी वो बात नहीं कर रहे हैं। ये भाजपा के जो प्रवक्ता है, सुनिए, भाजपा के प्रवक्ता है, एबीपी न्यूज के डिबेट पे बोलता है बिहार के छात्र योग नहीं है, बिहार के छात्र योग नहीं है। अरे वहां की बात वहां छोड़िए, यहाँ की बात कीजिए ना। ये ना योग नहीं है, आपके पास आया था मैं। बिहार के छात्र योग नहीं है। आप भी हाइड्रोजन बम वाली बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, पहले आऊंगा ना दोबारा उस विषय पे बात करूंगा। हम शराबबंदी पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आज कल के डेट में जो आपका इमामगंज के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं दीपा कुमारी, उनके प्रचार गाड़ी में भर भर के शराब पे आऊंगा, आपके पास नशे पे आऊंगा, लेकिन पहले अभी हाइड्रोजन बॉम्ब पे चल रहा हूँ राहुल गांधी वाले। हाँ, आप लोग जो मुझको लगता है अपेरेंटली कांग्रेस या महागठबंधन के समर्थक हैं, आप लोग खुद भी उस हाइड्रोजन बॉम्ब में मुझको लगता है दम देख नहीं रहे हैं। हाँ सर, देखिए जो अभी बोले हैं बीजेपी के प्रवक्ता पप्पू यादव, वोट चोरी नहीं है, वो निर्दलीय खड़ा है, कांग्रेस पार्टी से नहीं है। और जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वोट चोरी हुआ है, वो सही है नहीं है, वो कोर्ट का काम है, वो कोर्ट। अरे तो ये बात पूछी गई उनसे कि आप कोर्ट जाइए, तो कहते हम कोर्ट क्यों जाए? तो देख ही रहा होगा ना कोर्ट। ऐसा होता है क्या? जब तक कानून के पास आप नहीं जाइएगा तो कैसे? तो राहुल गांधी को कोर्ट के पास जाना चाहिए। अगर उनके पास वाकई ये सबूत हैं, उनको सिर्फ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए। यहाँ पूर्णिया की जनता कह रही है भरम नहीं फैलाना चाहिए। भरम नहीं फैलाना चाहिए। भरम फैला रहे हैं वो। बिल्कुल भरम इस सेंस में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी सत्ता में। और तो वो जो जमुई के लोग लाके बिठा दिए उन्होंने, क्या वो झूठ बोल रहे होंगे? हम झूठ बोल रहे हैं। 242 सीट पर भाजपा क्यों आती? अगर बेईमानियां करना होता तो सब वोट अपने मार लेता। एक जमाना था कि बूथ कैप्चर होता था, वोट गिराने लोग नहीं जाते थे, एक पटाखा टाइप का बम फूटता था, घरों की औरतें और खास करके जो डरपोक और कमजोर। तो आप कह रहे हैं 300 पार 400 पार की बात हो रही थी, तो फिर इतनी कम सीटें क्यों आई? अगर वोट चोरी करना था तो बम बम ले आते अपना। अच्छा, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका क्या 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 कहना है इस पर? ये जो नमस्कार कैसे, धन्यवाद। ये हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम दिया जा रहा है, कह रहे हैं, अक्सर वो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि इतने सारे बॉम्ब हैं, इनके सब खुद से निकल रहे हैं। आप लोगों से बात भी करते होंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी है, क्या कह रहे हैं? आपका मन क्या है? देखिए, मैं तमाम ये जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और ये झूठे वादे किए जाते हैं, मैं चारों लोगों से कहता हूं अपने अपने शीर्ष नेता तक जाकर इसी बिहार के कवि गोपाल सिंह नेपाली की 4 पंक्ति उन्हें सुना दीजिएगा कि ओराही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, चरखा चलता है हाथों से, सत्ता चलती है तलवार से। तलवार का मतलब होता है शिष्टाचार, तलवार का मतलब होता है संस्कार और ईमानदारी। करवार, तलवार, तलवार, तलवार का मतलब होता है शिष्टाचार और ईमानदारी। कविता में सांकेतिक शब्द होते हैं। कविता, आप तलवार लेकर युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें है कि सत्ता
चरखा चलता है हाथों से, सत्ता चलती है तलवार से। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ आग का मतलब पानी समझा जाए, ठीक है, मैं समझ लेता हूं। चलिए आगे। तो ये नहीं, तो यहाँ पर ये क्या इसका असर है? ये SIR की बातें, वोट चोरी की बातें कि हमको सरकार हम हरियाणा में बना लेते, महाराष्ट्र में बना लेते, वोट चोरी हो गई, बिहार में भी यही होने वाला है। ये नतीजा दिखने लगा है, इसलिए पहले से उसकी तैयारी है, या वाकई कोई बहुत बड़ा गड़बड़ झाला जिसकी तरफ इशारा है? नहीं, दिनेश जी, सबसे बड़ी बात है कि किसी पार्टी के पास स्पष्ट मुद्दा नहीं है। वोटर उनका हो, इसका दावा न बीजेपी कर सकती है न कांग्रेस कर सकती है, इसलिए झूठे वादे होते हैं और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, तो भ्रम फैलाया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप। हाँ, वोट चोरी तो नहीं हुआ, लेकिन टिकट चोरी किया गया है। अभी वोट चोरी मुद्दा बहुत पुराना हो गया है। अभी टिकट कौन किया है टिकट चोरी? ये कांग्रेस वाले ने किया है। आफाक आलम साहब हमारे कस्बा कितने बड़े योग्य विधायक थे, उनका टिकट काट करके निर्दलीय। विजेंद्र जी, वोट चोरी पर तो बहुत हमने सुन लिया, लेकिन क्या सीट चोरी भी हो गई है? और आप ही लोगों ने कर लिया, योग्य उम्मीदवार को नहीं दिया टिकट? भाजपा के लोग कहते हैं कि जब आदमी, ये सुनिए क्या कह रहे हैं, एक सेकंड सुन लीजिए। जो सिटिंग विधायक हैं कस्बा से, उनका टिकट काट करके, मतलब कि मोटा रकम ले करके वोट चोरी के बदले में टिकट चोरी किया गया। जिसको दे दिया गया वो योग्य उम्मीदवार नहीं है? योग्य होगा, लेकिन जो सिटिंग कैंडिडेट उनको जनता चाह रही है। अरे तो इनका प्रेरोगेटिव है, उनको लगता है ये विन इस बार बेनिफिट नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग इधर भी है जिनका टिकट काट के दूसरे को दिया गया है। जिनका टिकट काटा गया बहुत योग्य उम्मीदवार हैं, बहुत आप लोग को जान। अब ये योग्य और अयोग्य का फैसला कौन करेगा वाली बात भी? योग्य अयोग्य वाली बात नहीं है। मैं सत्ता पक्ष से उनके कुछ मैनिफेस्टो पे सवाल करना चाहूंगा, सीधा मैनिफेस्टो पे सवाल है उनके। आप भी हाइड्रोजन बॉम्ब पे नहीं जाना चाहते ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। मैं मैनिफेस्टो पे सीधा सवाल, शिक्षा, यहाँ कुछ छात्र भी होंगे, कुछ शिक्षा पे सवाल करना चाहूंगा। उनके मैनिफेस्टो में नंबर 1 पे 3rd लाइन पे लिखा है कि हम यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के ब्रांच खोलेंगे, ठीक है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी से कितने, पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई छात्र है यहाँ पर? आपके विद्यालय में कितने प्रतिशत टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है? 97% टीचिंग स्टाफ वैकेंट है पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में। CAG की रिपोर्ट है कि पूरे बिहार में 87% टीचिंग स्टाफ वैकेंट है यहाँ पर, और आप ये बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालय खोलेंगे आप। आपकी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई पड़ी है। दूसरी बात मैं हेल्थ केयर पे करना चाहूंगा। पहले एक एक करके जवाब लीजिए ना। कुणाल चौधरी जी, क्या कर रहे हैं? शिक्षा के लेकर बातें होती है मैनिफेस्टो में, इतने दिनों तक शासन में रहने के बाद भी मैनिफेस्टो में? नहीं, अब एक एक करके सर, आप ही के पास लंबा रह जाओ। तथ्य पूरे नहीं हुए तो जल्दी तथ्य पूरे कीजिए, आधा घंटा आप पे थोड़ी लगा दूंगा सर। और ये कोई 4-5 साल पुरानी बात है, पिछले 40 दशक से, CAG की रिपोर्ट है, पिछले 40 सालों से ये 67% पोस्ट। आप स्वास्थ्य को लेकर आएंगे, पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात से सहमत हूं कि जब बात हो तो मुद्दों की बात हो, और चाहे वो युवा हो, कोई भी दल के हो, कोई भी विचारधारा के हो, युवा अगर स्वतंत्र है तो अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है। मैं रियलिटी और परसेप्शन की बात करता हूं, वोट चोरी और इन मुद्दों से ज्यादा जो युवा और जो जनता के लिए जरूरी है उन बातों को रखना चाहता हूं। अभी रियलिटी और परसेप्शन की बात यह है कि 2005 से पहले जो व्यवस्था थी यहाँ पे, जो लोग सामाजिक न्याय की बात करके सत्ता में आए थे, उन्होंने बिहार की पंचायती राज व्यवस्था को, जो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि पंचायतों से जो है निकलकर सामाजिक न्याय लागू होगा, 20 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं थी। 2005 में जब आदरणीय नेता नीतीश कुमार, एक मिनट सुनिए, शिक्षा को लेकर आपको लगता है गुंजाइश है या आपको लगता है सब बढ़िया चकाचक है? मैं शिक्षा के बारे में भी बात करता हूं। पहले जो था स्कूलों में जो है शिक्षक नहीं थे, भवन जर्जर थे। पहले जो है जब लोगों को निकालने के लिए वहां पर जो दलित समाज, महादलित समाज, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को स्कूल तक ले जाने के लिए तालीमी मरकज, कुणाल साहब, सवाल सीधा सा था, आप बहुत घुमा के बातें कह रहे हैं। ये जातिवाद पे आप चुनाव नहीं जीतने वाले। जातिवाद पे चुनाव की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, आगे बात सुनिए, आगे बात। किशोर पांडे के लोग जब दलित महादलित की बात होती है, ठीक है सर, ले लिया आपका पॉइंट। आपने जवाब दिया, नहीं दिया, अच्छा दिया, बुरा दिया, लोगों ने देखा भी है, सुन लीजिए सर। हाँ बोलिए। देखिए, मुद्दों के लिए आपने ये चौपाल लगाया, यहाँ भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और राजद के स्पोक्स पर्सन है। मेरा सवाल बहुत ही सटीक है। मैनिफेस्टो में इन लोगों ने बोला है कि हर परिवार को नौकरी देंगे। बिहार की आबादी, ध्यान से सुनिए सब लोग, बिहार की आबादी 13 करोड़, अगर हर परिवार में 5 लोग हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? यही है ना सवाल। 2.5 करोड़ परिवार है और बिहार का जो बजट है वो 3 करोड़ है। अगर हर परिवार में नौकरी दिया जाए तो 150 लाख करोड़ का बजट आता है। कहां से ये 50 गुना अधिक पैसा लगे? वो कहते हैं पहले भी जब हमने नौकरी के लिए कहा था, लोग यही सवाल पूछते थे, हमने दिया। वो कहते हैं इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पूछिए। नहीं, आलोक साहब बताएं। 3 लाख करोड़। आलोक राज,
आलोक राज जी का स्पीकर हेलो? काम हाँ मेरा इस पर कहना है कि तेजस्वी यादव जी की उम्र कच्ची हो सकती है, लेकिन बानी पक्की है। कहाँ से लाएंगे? 150 लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे? मैं इसका जवाब देता हूँ। उम्र की बात नहीं, 150 लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे इसका सर, इमोशनल बातें मत कीजिए। नहीं, तथ्यात्मक बातों का तथ्यात्मक तरीके से मौका दीजिए। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता एक पत्थर तो तबीयत से? इस तरह की बातें मत कीजिए सर, तथ्यात्मक बताइए। जवाब दे रहा हूं। हम उसकी व्यवस्था करेंगे, बजटीय प्रावधान करेंगे, आय का स्रोत उत्पन्न करेंगे, लोगों को वो कह रहे हैं कर देंगे हम। चलिए सुनिए। घोटाला रोक के लाया जाएगा, जो बिजली का घोटाला का जो अभी फिलहाल न्यूज आया हुआ है, और इससे पहले भी जो नीतीश कुमार पे आरोप लगा 17,000 करोड़ का घोटाले का, वही घोटाला रुकेगा तो शिक्षा और बाकी चीजों में पैसा लगेगा। याद रखिएगा, घोटालों को रोका जाएगा तो पैसा आ जाएगा। एक सेकंड, इसका जवाब इधर से आना चाहिए। के विषय में इधर का इसका जवाब ले लीजिए। अरुण पुलक जी से जवाब आना चाहिए। ये 70,000 करोड़ रुपए नहीं, जवाब आपने कहा नहीं, आपने कहा पैसा आ जाएगा। आपने कहा हम कोशिश करें। वोट चोरी पे जवाब देने से बोले मैं डॉक्टर साहब एक सेकंड सुनिए मेरी बात। नहीं वोट चोरी, अरे अब ये पूछ कुछ और रहे हैं आप बताएंगे कुछ और। हमने सब लोगों से पूछा, आपने देखा कोई उस पे बात करने को तैयार नहीं है। कोई अपने अपने मुद्दे रखने को, हाइड्रोजन बम पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसलिए कि आप लोगों ने गलत आरोप लगाया कि मैं न्यायालय नहीं गया हूं। सुनिए डॉक्टर साहब एक सेकंड, भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, इनके सवाल सुनिए। हम लोग युवा हैं, हम लोग रोजगार पे बात करना चाहते हैं। रोजगार पे एनडीए वाला बात क्यों नहीं करता है? नौकरी पे बात क्यों नहीं करता है? पलायन पे बात क्यों नहीं करता है? 20 साल से एनडीए का सरकार है, क्या की है? अभी रिपोर्ट रोजगार, नौकरी, पलायन पे क्या किया है 20 साल में आपने? जवाब दीजिए। ये ही सही सवाल होना चाहिए। ये ही सभी आप बोलने दीजिए भाई साहब। ये ही सही सवाल है कि बात होना चाहिए शिक्षा पे, बात होना चाहिए विकास पर। अरे पहले बात तो सुनिए उनकी, हाथ पकड़ रहे हैं आप भाई साहब, पहले उनकी बात सुनिए। एक सेकंड उनकी बात सुनिए। बोलिए। विषय शिक्षा, विषय विकास, विषय सुशासन पे ही बात होनी चाहिए। आप इससे पहले शिक्षा की बात करते हैं तो माननीय जो हमारे महागठबंधन के नेता हैं, इनके पूजनीय पिताजी चरवा टाप के स्कूल खोला करते थे। और आज आप चले जाइए, आज किसी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ +2 विद्यालय, वहाँ +2 विद्यालय। आलोक जी आपके टर्म में मैंने नहीं बोला था। आलोक जी मैंने आपके टर्म में नहीं बोला था। आलोक जी मैंने आपके टर्म में नहीं बोला था। दबे कुचले एक करके नहीं बोला था। डॉक्टर साहब जब आप बोल रहे थे उन्होंने नहीं बोला था। आपको भी अभी सुनना चाहिए। आप जब बोलेंगे नहीं तो फिर वो बोलेंगे। कि गरीब दबे कुचले आप किसी हर क्षेत्र में आपको 10 हर क्षेत्र में आपको +2 विद्यालय मिलेगा। हर आप कहाँ नहीं कहीं चले जाइए, हर वो विद्यालय में आप जरा इनकी बात सुनिए। आप जरा इनकी बात बोलिए। सुनिए, पहला बता रहा हूं राहुल गांधी के बाद, जो जिस व्यक्ति का वंशावली ही गड़बड़ हो उस पर ना पर्सनल रिमार्क नहीं। आपको कोई बात करनी है हाइड्रोजन बम पे कीजिए। आज जो खुलासा राहुल गांधी का वंशावली गड़बड़ है उस पर हम विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार के समय में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कलेक्टर, DCLR सब चोर है। आप कह रहे हैं कि पर्सनल सर एक मिनट, आप कह रहे हैं कि पर्सनल मत नहीं बोला जाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें राहुल जी क्या बोले हैं आप सुने हैं? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी किए हैं उसमें क्या बोले हैं? सेना को भी बांट दिए हैं। आज सेना को भी आप फिर आ गए भाई साहब। एक सेकंड नहीं पकड़िए मत आपके पास नहीं। अब सवाल ये है कि हम जब वोट चोरी, देखिए मतदान कल होने वाला है और उससे पहले यह बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी की तरफ से किया गया तो लगा कि इसमें बड़ा महत्व होगा। लेकिन आपने देखा कि जब उस विषय में चर्चा हो रही है तो तथ्यात्मक रूप से यहां पर लोगों को हाँ हुआ ऐसा बोला है तो हुआ होगा वाली बात जरूर है, लेकिन उसके अलावा सिग्निफिकेंस अगर नजर आता तो आपको यह दिखाई नहीं देता कि मैं वोट चोरी पर सवाल करूं और लोग शिक्षा पर, रोजगार पर, पलायन पर बात कर रहे हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए आप पहली बार बोल रहे हैं। बिल्कुल वोट चोरी हुआ है। देखिए राहुल गांधी जी गलत रूप से किसी को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इतना बुर्बक भारत का जनता नहीं है।
इस चीज को जान लीजिए। आप जो उसको गलत साबित करना चाह रहे हैं, सिर्फ आप लोग, आप और ये बीजेपी का, आज इसको पूछिए अदालत में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आज इससे पूछिए, बगल में इतने सारे सबूत हैं तो अदालत जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सुनिए ना, आज पूर्णिया यूनिवर्सिटी बगल में है, वहाँ टीचर की समस्या पूरा है, 3 टीचर। आप भी आ गए ना उस पे, टीचर वाली बात पे। चलिए अब जरा ये खबर देख लीजिए। आप लोग अपनी जगह पे तो बैठिए, ऐसे आ जाएंगे। नहीं पहले अपनी जगह पे बैठिए, अपनी जगह पे आइए बैठिए अपनी जगह पे। नहीं अपनी जगह पे बैठिए। अब जरा ये देखिए, नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी का नया पोस्टर। नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी ने एक पोस्टर जारी किया, उसमें क्या लिखा हुआ है जरा वो देखिए। बेरोजगारी पलायन के मुद्दे पर चुप हैं नीतीश, 20 साल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं देते, आरजेडी ने पूछा। हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान को मुद्दा बनाने की कोशिश। अब सवाल ये जायज है, देखिए आप लोग हमेशा कंपैरिजन करते हैं, जंगल राज गिना देते हैं, फिर ये मोकामा वाली घटना सामने आ जाती है, फिर आप बेरोजगारी पलायन वाले मुद्दे पर ये लोग कह रहे हैं कि जवाब दे ही नहीं रहे हैं, इसलिए आपके लिए एक पोस्टर निकाला गया है। इन मुद्दों पर इतने सालों तक सरकार चलाने के बाद आपके पास ऐसे डेटा होना चाहिए कि लोगों का मुंह बंद हो जाए। मैं विकास के मुद्दा पे बात करता हूं, आप पर मैं विकास के मुद्दे पे बात करता हूं। ये विकास नंबर पहला मुद्दा, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज होना। ये संतोष कुशवाहा नीतीश कुमार के थे। संतोष कुशवाहा वो कह रहे हैं सुविधाएं कुछ नहीं है उस मेडिकल कॉलेज में। सब कुछ है मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में 3 साल से मेडिकल की पढ़ाई चल रही है। उस मेडिकल कॉलेज में 3 साल से मेडिकल की पढ़ाई चल रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 साल से सेमेस्टर पढ़ाई चल रही है। आपके सबके पास आ रहा हूं, यहां तक मत आइए प्लीज, नहीं तो फिर कर नहीं पाऊंगा इसको मैं आगे, प्लीज। हाँ आप पहले ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी चीजें सिर्फ गिनाने के लिए हैं कि मेडिकल कॉलेज है लेकिन अंदर डॉक्टर और चिकित्सक 3 साल से मेडिकल कॉलेज में वहां पढ़ाई हो रही है। 3 साल से बाहर के बच्चे आके वहां पढ़ाई कर रहे हैं। पूछिए इनसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इंजीनियर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई बिहार के पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके परिवार के कई लोग उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। बिहार के पढ़ रहे हैं ना बच्चे, बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो वहां पे अगर गए होंगे आपके परिवार के लोग भी तो कंपटीशन क्लियर करने के बाद गए होंगे ना। भाई पढ़ेंगे तो वहां फिर क्या तकलीफ है इनको? तो पढ़ेंगे तो जाएंगे। तो फिर तकलीफ क्या है? नहीं अब जरा, अरे तकलीफ पक्ष का है, ये सवाल ये है, आप मैं इस पर एक काउंटर भी लेकर जाऊंगा आपके पास। नहीं आपके पास डॉक्टर साहब ये बताइए, आप लोगों को काउंटर पोस्टर जारी करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों नहीं है कि जब लालू राज था पहले की सरकार में आप लोगों ने ऐसा काम किया होता कि एक लंबी लकीर आप खींच के दिखा देते कि देखो ये होता है काम, तुम लोग कर नहीं पा रहे हो। सबसे पहले मैं उस 15 साल, जिस 15 साल का आप जिक्र करते हैं, तो आज टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने एक प्रकर्षण बनाया कि वो 15 साल जंगल राज था। इसकी चर्चा बन गया सर। नहीं, आप लोग इस तरह का हल्ला करते हैं जैसे आप अभी जो बात कर रहे थे। अरे नहीं, गलत बात, गलत बात। अब ये बताइए, वोट चोरी पर अगर सवाल उठाए हैं, ये सवाल है ना यार। और उधर आप कह रहे हैं जंगल राज एक परसेप्शन है कि रियलिटी नहीं थी। सुनिए जरा, जंगल राज तो आप लोग पहले अपनी जगह पर, प्लीज मेरा निवेदन है अपनी जगह पर जाइए। नहीं ऐसे नहीं हो पाए, आप लोग अपनी जगह पर जाइए। आप सब लोगों के पास में आकर मैं सवाल ले रहा हूं और आपके पास तो विशेष रूप से आया हूं, गलत बात। आप अपनी जगह पर आइए। देखिए, पूर्णिया से यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि लोग असभ्यता के साथ अपनी बातों को इंपोज करने के लिए आते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले ये बातें सुनिए। ये जंगल राज परसेप्शन है क्या? और ये मीडिया क्रिएटेड परसेप्शन है। और दूसरी बात ये है कि जब लालू राज था तो विगत 15 वर्षों में एक भी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला, एक भी नहीं। जंगल राज कानून व्यवस्था का नहीं होना, उस समय के ऐसे कौन से केसेस है जो आपको याद आते हैं जो आप कह सकते हैं कि ये परसेप्शन नहीं रियलिटी थी? और कानून व्यवस्था ऐसी था कि लोग को दिन दहाड़े उठा के ले लिया जाता था। सांझ होने के साथ महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। मैं बताता हूँ उस समय का, जरा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान देखिएगा। ये लोग क्या चाहते हैं ना कि जो, सुनिएगा, मीसा भारती डॉक्टरेट, सुनिए भाई, अरे भाई सुनिए ना, मीसा भारती 2 जगह से, जमशेदपुर से मेडिकल में एडमिशन,
बिना पढ़े हुए, बिना कुछ किए हुए वो वहां से ट्रांसफर करके पटना आ गई। कौन सा पढ़ाई? अच्छा एक सेकंड भाई साहब, ये बहुत व्याकुल हैं, इनकी बात आप आराम से अपनी बात कहिए। जब कोई दूसरा कह रहा है आप भी चीख रहे हैं, क्या होगा इससे? आप बता दीजिए जो कहाँ पे जंगल राज नहीं था, जिस रोड से आप आए हैं ये रफ्तार नहीं दिखा बिहार का। एक एक युवा भी हल्ला करे, प्रोफेशन बना दिया है, जो रोजगार नहीं है, परिस्थिति नहीं है। डॉक्टर साहब जवाब मिला आपको? नहीं, आप मेरे डॉक्टर जवाब पहले आप लोग अपनी जगह पे जाइए प्लीज। पहले आप लोग अपनी अपनी जगहों पर जाइए, तब मैं नीचे आऊंगा, वरना मैं यहीं से भी कार्यक्रम बेटी के शादी में नहीं। पटना के सभी शोरूम से गाड़ी को खींच के ले जाना वो जंगल राज का पहला एग्जाम्पल था। कोई जंगल राज नहीं था। दबे कुचले वंचित समाज को आरजेडी का कहना है, काम किया था, आरजेडी का कहना है कि जंगल राज मीडिया का क्रिएट किया हुआ परसेप्शन है। बिजली के बोर्ड से तार को चोरी ले जाना, कुचले वंचित समाज को कर लेना। आप लोगों को जंगल राज नजर आता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति यही है, ये चिल्ला के जो है आम जनता की आवाज, जो आम जनता है, महिला है, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। हमारे बुजुर्ग चाचा जी बोल रहे थे ये असभ्यता का फ्री फॉर और मत कीजिए, ऐसे सब कोई मत बोलना शुरू कीजिए सर, वरना केओस हो जाएगा। चाचा जी बोल रहे थे, और ये बताइए, मुझे लगता है आप कम से कम अपने समर्थकों को समझा सकते हैं कि थोड़ा शांति रखें। ऐसा मत कीजिए कि चर्चा ना होने पाए। नहीं सर देखिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, नहीं चिल्लाइए, विचारों की लड़ाई है, चिल्लाइए मत। साहब ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, चिल्लाइए मत, अगर नस फट जाएगा, नस फट जाएगा, चिल्लाइए मत। मुद्दों की बात करिए, मुद्दों की बात करिए, अरे मुद्दों की बात करिए। लोकसभा में आपके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो चुकी है, मुद्दों की बात। साहब आपसे मैंने सवाल किया था क्या? आप भाषण दिए जा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। और आप भी सर थोड़ी देर, नहीं एक सेकंड माइक रखिए इधर। अब जरा पूर्णिया का मैं अपने दर्शकों को, जो लोग यहां से प्रसारण देख रहे हैं देश और दुनिया में, वो ये भी जानना चाहते हैं कि पूर्णिया का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है। जरा फ्लैश कीजिए पूर्णिया का राजनीतिक समीकरण। 1 लोकसभा, 7 यहां से विधानसभा सीटें, और अगर आप देखें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को दोनों को मिला लें आप, तो इनका पलड़ा आरजेडी के मुकाबले पिछले चुनाव में ऐसा दिखाई देता है कि यह भारी था। हालांकि कांग्रेस ने भी अपना खाता खोला था, यहां से आरजेडी भी जीती थी, और साथ में एआईएमआईएम को भी 2 सीटें गई थीं। यह बात भी महत्वपूर्ण है। तो कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम, उसका मैदान में आना किसी का खेल बिगाड़ भी सकता है और किसी का बना भी सकता है। हालांकि मेरी कल ही असदुद्दीन ओवैसी से बात हुई, उनका कहना यह है कि देखिए मैं किसी के लिए ना खेलता हूं ना उनका खेल बिगाड़ता हूं, मैं अपने राजनीतिक भविष्य के लिए सपना देख सकता हूं, और इसलिए यहां पर आकर सीमांचल से पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, इस बार भी मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और यह किसी का वोट काटने की मेरी नीयत नहीं होती है।